नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 17 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मुझे डिस्कस करना है। कल का वीडियो तो थोड़ा सा छोटा रखा था मैंने, लेकिन आज आर्टिकल और साथ साथ में काफ़ी सारे न्यूज़ हैं ऐसे जहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि एसआई वगैरह के लिए क्या पढ़ना है। मुझे आइडिया नहीं है उसका, एसआई के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, एसआई को पढ़ाता हूँ मैं। और बीपीएससी वगैरह की जो तैयारी वगैरह करते हैं एसआई बनने के बाद, उन लोगों को ज़रूर पढ़ाता हूँ। एसआई के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। कुछ टीचर होते हैं जो कल तक ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे थे, आज यूपीएससी और बीपीएससी के लिए पढ़ाने लग गए अचानक से, पता नहीं कैसे। तो उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाता है मेरे से, तो इसलिए मैं यूपीएससी से आप रिलेटेड मुझसे पूछेंगे, बीपीएससी से रिलेटेड पूछेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। उससे नीचे का मुझे अंदाज़ा नहीं होता है। देखिए, दरअसल मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि बिहार स्पेशल को कहाँ से कवर करें, बिहार स्पेशल करंट को। तो बिहार स्पेशल करंट के लिए तो मैं 1 से 2 करंट तो रोज़ करवाता हूँ। इसके अलावा आप बिहार की इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट पर फोकस कीजिए और बिहार सरकार की योजनाओं पर फोकस कीजिए। इसके इतर करंट बिहार से नहीं पूछे जाते हैं, ना तो मेंस में, पीटी में पूछे जाते हैं, वन लाइनर फैक्ट तो पूछे भी जाते हैं। बाकी मेंस में बिहार की इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार की योजना, जो गवर्नमेंट की योजना वगैरह आती है वो पूछा जाता है। और उसके अलावा कोई छोटे मोटे टॉपिक अगर चर्चा में होते बिहार से रिलेटेड, आरक्षण वगैरह भी चर्चा में है, तो मैं आपको वो करवा ही देता हूँ। इसलिए उसके बाहर मत जाइएगा, सोर्स ज़्यादा मत इकट्ठा कीजिएगा तरह तरह के, उन सब से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मेंस में मुख्य रूप से सवाल आपका पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं से और देश के करंट अफेयर से और विश्व के करंट अफेयर से पूछा जाता है। बिहार के करंट अफेयर से मेंस में सवाल नहीं के बराबर पूछे जाते। बिहार स्पेशल के जरूर आते हैं, जिसमें आप जैसे इकोनॉमी का मान लीजिए पिछले साल ही पूछा था, उद्योग धंधों से संबंधित सवाल पूछा था बिहार स्पेशल से, तो उसमें आपको केवल इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा चाहिए था। इसलिए मैंने क्या बोला कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चैप्टर वाइज उसको पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे को चैप्टर वाइज पढ़िएगा। देखने में बहुत मोटी सी बुक होती है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, उसमें पढ़ने के लिए बहुत कम कंटेंट होता है। उसको उल्टा कर पढ़िए, उसमें ग्राफ रहते हैं, उसमें ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। तो वो सब चीज़ें अगर आप अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे तो आपको निसंदेह मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इसके इधर मत जाइएगा। कोई स्पेशल बिहार स्पेशल का मैगजीन नहीं पढ़नी पड़ती है मेंस के रिगार्डिंग, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए कॉरिडोर बनाया, कहाँ पर, तो गाजा में, कि मानवीय रूप से थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे इंसान की मृत्यु हो गई है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि एक कॉरिडोर बनाए हो जिसमें मानवीय कॉरिडोर होगा। उसमें क्या करेंगे, हम लोगों को मदद पहुंचा सकेंगे और लोगों को अगर बाहर निकालना होगा तो बाहर निकाल सकते हैं। इसको लेकर बातचीत हो रही है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है मुद्दा वो कौन सा है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति मिले हैं। और कौन कौन से मुद्दे हैं अमेरिका और चीन के बीच में, तो पहला मुद्दा है जिसको लेकर संघर्ष होता है वो है ताइवान का मुद्दा। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका इसको एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता है और इसको आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से, मतलब सैन्य रूप से इसको काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है। दूसरा मुद्दा है इनके बीच में दक्षिणी चीन सागर को लेकर। दक्षिणी चीन सागर जो है उसको लेकर विवाद है। चीन को उसको अपना मानता है, जबकि अमेरिका क्या मानता है कि ये वैश्विक रूप से सभी का है, उसके अगल बगल देश में रहने वाले सभी का है। तीसरा जो मुद्दा है वो है स्पाई बैलून का। आपने देखा होगा कि जासूसी बैलून जो है चीन ने छोड़े थे जगह जगह, जिसमें से एक यूएस में चला गया था, जिसको यूएस ने फिर बॉम्ब करके उसको गिरा दिया था। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर इन दोनों देशों में संघर्ष हो रहा है। साथ में ट्रेड को लेकर ये मुद्दा है। ट्रेड वॉर भी दोनों देशों के बीच में हो चुका है। ट्रेड वॉर का मतलब होता है कि एक दूसरे देशों पर सामान पर सैंक्शन लगाना या उन पर कस्टम ड्यूटी वगैरह ज़्यादा लगाना। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जो इन्होंने डिस्कस किया है। इसके डिस्कशन को हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन आज के आर्टिकल पर चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है, तो वो है दिल्ली में पॉल्यूशन संबंधित। और एलजी जो है उन्होंने बोला है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गई है, जो एक सच्चाई है। वाकई गैस चैम्बर जैसा ही फील हो रहा है अभी तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं। और इसी को लेकर कुछ उपायों की बात हो रही। कौन कौन से उपाय, एक हो रहा है कि भाई क्लाउड सीडिंग, मतलब कि जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, उनमें आर्टिफिशियल रूप से कुछ केमिकल्स का छिड़काव करके, सिल्वर आयोडाइड वगैरह जो होता है, और आर्टिफिशियल रेन करवाना। इसी पर आज संबंधित आज का आर्टिकल है आपके लिए। देखते हैं उस आर्टिकल में क्या सब है।
और अपना एक छोटा सा पेड ग्रुप भी चलता है आंसर राइटिंग को लेकर, जिसमें कुछ लोग आते जाते रहते हैं, मतलब कि जिनका मंथ पूरा हो जाता है वो पेमेंट नहीं करते तो उनको फिर हटाना भी पड़ता है, और बाकी लोग ऐड भी होते हैं। तो अगर आपको जुड़ना हो उसमें से तो आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, और उसमें आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हैं। आंसर राइटिंग में मैं आपको एक्सपर्ट जरूर बना दूंगा धीरे धीरे करके, तो इसलिए आप जुड़िएगा ज़रूर उससे। आज आंसर राइटिंग पर एक वीडियो भी लाऊंगा मैं। देखिए क्या है कि वायु प्रदूषण और क्लाउड सीडिंग। दिल्ली में लगातार गंभीर प्रदूषण की समस्या, सरकार को कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग की विवादास्पद विधि सहित नवीन समाधानों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। और प्रेरित ही किया है, करते कुछ नहीं है ये लोग, बस और केवल भाषणबाजी करते हैं, भाषण देते हैं और तरह तरह के फोटो सेशन करवाएंगे। और अभी देखिएगा छठ आने आ रहा है, छठ है ना, तो दिल्ली में यमुना जी में छठ होता है। बेहद ख़राब स्थिति, बहुत ही ख़राब स्थिति, बदतर स्थिति। उस यमुना जी के बगल से आप गुजरना नहीं चाहेंगे, और उसमें महिलाएं खड़ी होकर छठ भी करती हैं। उसको लेकर भी राजनीति खेलेंगे और करेंगे कुछ नहीं। सभी सरकारों का यही हाल होता है, करेंगे कुछ भी नहीं। तो इनको बस प्रेरित किया है, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है अभी तक। यह प्रायोगिक प्रयास वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए नया नहीं है, परंतु अभी भी यह एक अनिश्चित विज्ञान बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर चिंताजनक वायु गुणवत्ता संकट को दूर करने के प्रयास पर सहयोग किया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। प्रस्तावित योजना में वर्षा वाले बादलों में विमान उड़ाना, वर्षा प्रेरित करने के लिए सिल्वर आयोडाइड यानी कि आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर आयोडाइड को फैलाना होता है। क्लाउड सीडिंग का इतिहास 1940 के दशक से है। इसकी सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। उन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग इसमें समझेंगे। क्लाउड सीडिंग होता क्या है दरअसल में, तो क्षोभ मंडल के सीमा के पास में वायुयान उड़ता है और उसमें सिल्वर आयोडाइड वगैरह लगा होता है, वो उसको वहाँ पर छोड़ कहा जाता है, जिससे क्या होता है बादल इकट्ठे होकर वर्षा करवा देते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कारक भी हैं, फैक्टर्स भी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा करवाने की एक प्रक्रिया है। डिटेल में समझ लीजिएगा, कुछ टॉपिक चर्चा में रहता है, क्या पता शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में पूछ ले आपसे। यह मौसम संशोधन का तकनीक है। इसके तहत बादलों में से गिरने वाली बारिश की मात्रा या प्रकार को बदला जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है। उनमें सिल्वर आयोडाइड, अब इन चीज़ों का नाम ध्यान में रखिएगा, आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राई आइस यानी कि सूखा बर्फ, क्लोराइड छोड़े जाते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती है, और पानी की बूंदें जब जम जाएंगी तो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरती हैं, और नीचे गिरने को क्या कहा जाता है, तो उसको वर्षा कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखना है आपको। बादल तब बनते हैं जब जलवाष्प छोटे कणों के चारों ओर संघनित होकर बूंदें बनाती हैं। ये बूंदें तब तक टकराती और बढ़ती हैं जब तक कि बादल संतृप्त न हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, संतृप्त हो जाएगा हाईली, उसके बाद ही वर्षा होगी, जिससे वर्षा होती है। क्लाउड सीडिंग में बादलों को बीज नामक पदार्थों के साथ इंजेक्ट करना शामिल होता है, जो कि आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड होता है। पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे लवण होते हैं। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे लवण होते हैं, जिनको हम किस में, सीड के तौर पर यूज करते हैं बादलों के बीच में। और उन बादलों को जब सीड के रूप में यूज करते हैं, क्या होता है, वो बादल इकट्ठे होकर जल की बूंदों का ग्रहण कर लेते हैं आकार, और वो जल की बूंदें नीचे गिराती हैं। ये बीज नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, न्यूक्लियस के रूप में काम करते हैं, जिसके चारों ओर अतिरिक्त बादल की बूंदें बन सकती हैं। इन बीजों का बादलों में फैलाव विमान या जमीन आधारित जनरेटर द्वारा किया जा सकता है, और इसी के द्वारा करके क्या किया जाता है, तो क्लाउड सीडिंग इसी प्रोसेस को कहा जाता है, जिसमें एक विमान में हमने ये सब का केमिकल डाल के उसको छोड़ दिया है, वो जाके पूरे बादल में उस केमिकल को फैला देता है, और उसके बाद से क्या होता है, ये न्यूक्लियस के तौर पर काम करता है। ये बीच में ये बीज रहेगा, इसके चारों ओर बादल इकट्ठे हो जाएंगे, और धीरे धीरे बादल को क्या कर देता है, ये अच्छा खासा मेघ जैसा परिवर्तित कर देगा, और ये बारिश की बूंदें बनकर नीचे गिराती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। IIT कानपुर के प्रोफेसर, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संचालित समिति के सदस्य सच्चिदानंद त्रिपाठी बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्लाउड माइक्रो फिजिकल प्रक्रियाओं को तेज करती है। बिखरे हुए पदार्थों को विभिन्न लवण से प्राप्त बादल संघनन नाभिक व बर्फ नाभिक प्रदान करना चाहिए। और इससे होता क्या है, इतना हमें ज़्यादा नहीं जाना डिटेल में। इससे होता क्या है, इससे ये होगा कि वो सब जमा होकर बारिश करवा देंगे, सीधी सी बात है। क्लाउड सीडिंग दो प्रकार के होते हैं, कंडेंसेशन, न्यूक्लियस सीडिंग। इस प्रकार की क्लाउड सीडिंग में बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड से लवण को फैलाया जाता है। ये लवण बादल की बूंदों के निर्माण के लिए केंद्रक प्रदान करते हैं, न्यूक्लियस प्रदान करते हैं।
बर्फ न्यूक्लियस सीडिंग, इस प्रकार की क्लाउड सीडिंग में बादलों में सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड के ठोस रूप को फैलाया जाता है। ये ठोस रूप बादल के बूंदों को जमाने में मदद करते हैं, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। दोनों अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन उसका परिणाम एक ही होगा। अब अगला है कि क्लाउड सीडिंग कब किया जाना चाहिए। उसके लिए भी तो कुछ आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। अब कभी भी जाकर आप बादल में छिड़क कर आ जाएंगे तो ऐसा तो थोड़ी ना होगा। क्या इससे पहले हुआ है? भारत में बहुत बार किया गया है इसको। जो मराठवाड़ा का क्षेत्र है, मराठवाड़ा आपने सुना होगा, कहाँ पर है ये? तो महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भाग में, नागपुर के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा ये सब इलाका। ये सब क्या है? तो ये पश्चिमी घाट के पीछे का भाग है, वेस्टर्न घाट के पीछे का भाग है। यहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती, सूखा क्षेत्र होता है ये। तो जब अतिशय सूखा पड़ जाता है यहाँ पर, लातूर वगैरह का नाम आपने सुना होगा, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? क्लाउड सीडिंग की चीज़ें की जाती है मानसून के मौसम में, जिससे क्या हो जाता है? वर्षा हो जाती है, और वर्षा होने से वहाँ पर जल प्राप्त होता है लोगों को। सफल क्लाउड सीडिंग विशिष्ट वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर करती है। भाई उसके लिए कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल और क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक रूप से भी कुछ उसको कंडीशंस चाहिए, जिसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले पर्याप्त बादल कवर होना चाहिए, बादल होना चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल ही सपाट आकाश होगा तो वहाँ पर संभव नहीं है। एक विशेष प्रकार की बादल आवश्यक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव एम राजीवन बादलों के अंदर पर्याप्त संख्या में बादल की बूंदों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। क्लाउड सीडिंग का लक्ष्य इन बूंदों की त्रिज्या को बढ़ाना होता है, और जिससे वो बड़ी हो जाए, बारिश होने की अधिक संभावना हो जाए। साफ आसमान के साथ क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। अगर आसमान में बादल है ही नहीं बिल्कुल भी, तो आप क्या क्लाउड सीडिंग हो सकता है? तो क्लाउड सीडिंग वैसी स्थिति में संभव नहीं है। आपने सुना होगा पिछले से पिछले साल कह रही थी दिल्ली सरकार कि आसमान में बादल नहीं है, इसलिए हम लोग क्लाउड सीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। सर्दियों में जब पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र में चलता है तो दिल्ली पर बादल छा जाते हैं। कैस्पियन या भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले, देखिए यहाँ पर कैस्पियन सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ से उत्पन्न होकर हवाएं चलती हैं, और ये कहाँ पर आ जाती हैं? तो ये भारत में आ जाती हैं, भारत के उत्तरी भागों में आती हैं। ये अफगानिस्तान होते हुए आती हैं, इसलिए अफगानिस्तान में ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, ये अफीम के पैदावार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत में भी जो फल वाले क्षेत्र आपको दिखते हैं, ठंड में जहाँ पर वर्षा होती है, ठंड में पश्चिम से पूर्व की तरफ में वर्षा होती है, और मानसून पूर्व से पश्चिम की तरफ में वर्षा होती है गर्मी के महीनों में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठंड में पश्चिम से पूर्व की तरफ में वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, और गर्मी में पूर्व से पश्चिम की तरफ में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल आते हैं दिल्ली के क्षेत्रों में, या हरियाणा में, या फिर हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, इन सब इलाकों में जो बादल आते हैं, उसको अगर आप क्लाउड सीडिंग करना चाहेंगे तो वहाँ पर संभव हो पाता है। लेकिन ये बादल हमेशा एक समान रूप से मौजूद नहीं रहते हैं। अगला देखिए क्या है कि भारत ने इससे पहले कब कब किया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसको क्लाउड सीडिंग के दौरान किया गया था। क्लाउड सीडिंग किया गया 2018-2019 के मानसून सीजन के दौरान। सूखाग्रस्त सोलापुर महाराष्ट्र में भी हुआ था। परिणाम में वर्षा में 18% की वृद्धि देखा गया था कि भाई वर्षा जो हो रही थी उसमें 18% की ग्रोथ भी देखी गई थी। IIT कानपुर 2018 के अप्रैल महीने में, प्री मानसून महीने में, अपने परिसर में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था। IIT कानपुर ने अपने यहाँ पर रिसर्च के दौरान 2018 में क्या किया था? क्लाउड सीडिंग करवाया था। और इसने पिछले साल भी 2023 में ही, पिछले से पिछले महीने ही कानपुर के इलाकों में क्लाउड सीडिंग का भी रिसर्च किया था। किसने? और प्रदर्शन किया था किसने? तो IIT कानपुर ने। कानपुर में क्या किया था? इसने क्लाउड सीडिंग करवाया था, ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग कानपुर ने करवाया था, IIT कानपुर ने। इसके पास अनुभव है इस चीज़ के मामले में। 2018 में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग आयोजित करने का एक प्रस्ताव था, लेकिन इसमें कई अनुमतियों का आवश्यकता, और IIT कानपुर के विमान पर सीडिंग उपकरण की अनुपस्थिति जैसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। सीडिंग उपकरण नहीं लगे हुए थे, इसलिए 2018 में सीडिंग नहीं करवाया गया था। आप समझ सकते हैं क्या मजाक चलता है। जो चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ है, छोटे छोटे बच्चों का दम घुट रहा है, अस्थमा के मरीजों की ज़िंदगी मौत की बात आ गई है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है एयर पोल्यूशन के कारण, उसमें मजाक ये चलता है कि हमारे पास विमान पर क्लाउड सीडिंग उपकरण नहीं है। तो समझ ही सकते हैं कितना सीरियस टॉपिक होगा ये सरकारों के लिए। आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है सिलेबस में भी बर्डन बना देगा ये, लेकिन सरकारों के लिए सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। आगे मैं क्या कह रहा हूँ, जबकि मानसून के मौसम के दौरान कुछ फायदे देखे गए, यह क्षेत्र जटिल और अनिश्चित बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है इसमें। क्लाउड सीडिंग कई संभावित लाभ भी हैं, जिनमें शामिल है वर्षा में वृद्धि होता है, प्रदूषण में कमी होता है। ये दोनों तो एक ही पॉइंट है, इसमें क्या अलग है भाई?
बर्फबारी में वृद्धि होती है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग बर्फबारी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जो स्कीइंग या स्नो बोर्डिंग जैसी गतिविधियों के लिए फायदेमंद होता है। अगर पहाड़ में, जहाँ पर पहाड़ में बर्फबारी होती है, दिल्ली में बर्फबारी नहीं हो सकती है। स्नोफॉल कहाँ पर होगा? तो जहाँ पर वैसा टेम्परेचर होगा। तो जैसे वर्षा जो होती है ना, अगर वही बारिश की बूंदें हल्की सी छोटी छोटी सी बर्फ़ की बूंदें बन जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? स्नोफॉल कहा जाता है। तो जैसे हिमाचल उत्तराखंड के या जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है, अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी क्लाउड सीडिंग करके स्नोफॉल करवाया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग कुछ संभावित जोखिम भी हैं। कौन कौन से जोखिम है? अप्रत्याशित परिणाम। क्लाउड सीडिंग के परिणाम हमेशा अपेक्षित नहीं होते। हो सकता है कि आप 2-3 करोड़ रुपया खर्च करो। पहली बात तो ये क्या होता है, काफ़ी महंगा प्रोसेस होता है। पूरे दिल्ली में छिड़कने के लिए कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का इसमें लागत तो लगेगा ही। कुछ मामलों में क्लाउड सीडिंग वर्षा में कमी या प्रदूषण वृद्धि का कारण भी बन सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव। क्लाउड सीडिंग के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि क्लाउड सीडिंग ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कहीं न कहीं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। अन्य पर्यावरणीय समस्या का कारण भी बन सकती है। क्या? तो क्लाउड सीडिंग। प्रदूषण शमन के लिए क्लाउड सीडिंग एक नवीनतम दृष्टिकोण है और पता ही होगा आपको, ये बहुत ही नया दृष्टिकोण है कि भाई आप क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए, तो वर्षा करवा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लाउड सीडिंग के बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। खास तौर से जो कुछ केमिकल्स के नाम मैंने आपको बताया उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पीटी के लिए लाभ और हानि को ध्यान में रखिएगा। कौन करवाता है भारत में? अभी तो कानपुर के पास, IIT कानपुर के पास इसका एक्सपर्टीज है और भारत सरकार ने भी करवाए हैं जगह जगह पर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी करवाए हैं। और कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकता है? स्नोफॉल के लिए भी हो सकता है, प्रदूषण कम करने के लिए भी हो सकता है, सूखाग्रस्त इलाकों में वर्षा करवाने के लिए भी हो सकता है। वर्षा में 18% तक का ग्रोथ भी देखा गया सोलापुर महाराष्ट्र में। सारे फैक्ट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है इंडिया कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन डीजल क्रूड ऑयल। देखिए, विंडफॉल जो टैक्स था उसमें कट किया है भारत सरकार ने। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, किस प्रकार से ये जो है सरकारों के आमदनी का एक तरीका बनता है, किस प्रकार से इकोनॉमी में समानता को लाती है, सही सुन रहे हैं आप, इसको बारे में जानना जरूरी है। विंडफॉल टैक्स से जुड़ी हुई चीज़ें आपसे पीटी में पूछी जा सकती हैं। मेंस में भी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। अगर आपको पता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। देखिए, लगाया कब गया था इसको ध्यान रखिएगा। जब मैं टाइम पीरियड बोलूँगा तो उस टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा। जुलाई 2022 में इसको विंडफॉल टैक्स को इंडिया इम्पोज विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, या ऐसा कौन सा वातावरण बन गया था दुनिया में कि ऑयल जो प्रोड्यूसर हैं उन पर विंडफॉल टैक्स भारत सरकार ने लगाया था। तो अभी आप समझेंगे नहीं इसको, क्योंकि विंडफॉल टैक्स के बारे में आपको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ विंडफॉल टैक्स क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित बढ़े हुए मुनाफे पर लगाई गई उच्च कर की दर है। 2022 में क्या हो रहा था ऐसा? 2022 के फरवरी में पुतिन महोदय को थोड़ा सा मन हुआ कि चलो यूक्रेन घूम कर आते, और चले गए टैंक और बम बारूद के साथ में और अटैक किया। और उसके बाद से रूस पर क्या हुआ, तो सैंक्शन लगाया गया बहुत सारा। और उस सैंक्शन को हमने थोड़ा सा बोला कि सैंक्शन अपने घर रखो, हम तो तेल खरीदेंगे, और सस्ते दाम पर हमें तेल मिलने लग गए। लेकिन जनता के लिए वो सस्ता नहीं हुआ। जनता के लिए वो चीज़ क्या सस्ता हुआ? तेल नहीं हुआ था। तेल, क्रूड ऑयल का दाम ऊपर जाए नीचे जाए, आपके लिए 100 रुपये प्रति लीटर ही रहेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो भारत सरकार ने देखा कि तेल कंपनियां बहुत लाभ कमा रही है, तो इनको बोला कि भाई साहब हमारे पास एक टूल है। कौन सा टूल है? तो विंडफॉल टैक्स आज से लगाना शुरू करते हैं। आज से आप सभी को विंडफॉल टैक्स भी देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मूल्य वृद्धि, और इस पर ऊर्जा जो मूल्य था उसमें भारत सरकार ने क्या किया, जो ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी थी उन पर क्या किया, तो विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया। ये ऐसे लाभ हैं जिन्हें फार्म द्वारा किसी सक्रिय निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। अप्रत्याशित लाभ को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनार्जित अप्रत्याशित लाभ के रूप में परिभाषित किया। तो अप्रत्याशित लाभ मतलब कि लॉटरी लग गई थी, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां थी उनको लॉटरी लग गई थी, तो भारत सरकार ने बोला कि लॉटरी कैसे लगने देंगे, हमारे पास आ जाओ, हमें टैक्स दो। भारत सरकार ने खूब पैसा टैक्स से कमाया है। सरकारें आमतौर पर इस तरह के मुनाफों पर कर की सामान्य दरों के ऊपर पूर्वव्यापी रूप से एक मुक्त कर लगाती हैं, जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। एक क्षेत्र जहां इस तरह के करों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है वह है तेल बाजार, जहां कीमतों के उतार चढ़ाव से उद्योग को अस्थिर या अनिश्चित लाभ होता रहता है, और इसके कारण से भारत सरकार या दुनिया भर की सरकारें क्या करती रहती हैं, वहां पर विंडफॉल टैक्स लेके बैठी ही रहती। जैसे ये लाभ हुआ कि उन पर लगा दिया गया।
औचित्य क्या है? अप्रत्याशित लाभ के पुनर्वितरण सहित कई कारणों से दुनिया भर की सरकारों द्वारा विंडफॉल टैक्स को पेश किया जाता है कि भाई आप जो इतना लाभ कमा रहे हो वो हमें टैक्स दो, हम इस टैक्स को लेकर क्या करेंगे, रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग कर लेंगे, और क्या करेंगे, सरकार के लिए खर्चों का उपयोग कर लेंगे और भारत की जनता के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। आप अपने घर में मत ले जाओ पैसा, थोड़ा सा मुनाफा हुआ है तो हमारे साथ बांट लो। जब उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च कीमतों से उत्पादकों को लाभ होता है, साथ ही सरकार को भी सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण हेतु राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार जो है इनको कहाँ पर खर्च कर सकती है? अपने लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए तरह तरह के मुद्दों पर, योजनाओं पर खर्च कर सकती है। विंडफॉल टैक्स से जो राजस्व जमा होता है उसको। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है आपको पता चल गया होगा। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे कि अप्रत्याशित लाभ हो गया। अप्रत्याशित लाभ जब किसी उद्योग को होने लग जाता है और बिना किसी एफर्ट लगाए हुए, वही तेल तो ये लोग खरीद ही रहे थे, अचानक से रूस ने बोला कि हमारे यहाँ सस्ता में बिक रहा है, सेल लगा हुआ है, आ जाओ तो ले लो, तो उसमें क्या हुआ, अप्रत्याशित लाभ हुआ और उसी लाभ पर भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया था। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि यूएन सीक इन्वेस्टिगेशन इनटू इजराइल हमास वॉर वायलेशंस। देखिए, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। आपने सुना होगा कि महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था तो महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्ष की सेनाएं जो हैं वो बैठीं और सेना प्रमुख, और उन दोनों ने डिसाइड किया था कि रूल ये चीज़ें होंगी। बाद में उस रूल का उल्लंघन जरूर हुआ था, लेकिन कम से कम युद्ध जब होता है तो उसमें कुछ रूल होते हैं। लेकिन अभी जो इजराइल और हमास का वॉर हो रहा है इसमें कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है। जहाँ मारना है, जितना मारना है मारो, बस मारो मारो मारो। जैसे लग रहा है इंसान ना हो गए, मच्छर हो गए, इतनी मृत्यु हुई है कि उसका कोई देखने वाला है नहीं। तो उसी पर यूएन ह्यूमन राइट चीफ जो है इन्होंने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस चीज़ का। और यूएनएचआरसी एक बॉडी है, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या काम करती है। और देखिए, ये बोला है कि जम के वहाँ पर वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। देखिए, इन्होंने बोला है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूरी है। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर, तो इजराइल और हमास के वॉर में। इसी के बारे में हम तो लोग थोड़ा सा यूएनएचआरसी के बारे में समझ लेते हैं। बाकी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, यूएस का। यूएस ने इजराइल के ऊपर मानवाधिकार का आरोप लगाया गया था यूएनएचआरसी के द्वारा, बहुत ज़्यादा यूएनएचआरसी के द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए गए थे इससे पहले। तो यूएस ने यूएनएचआरसी को छोड़ दिया था। इजराइल पर बहुत सारे जो मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगाए गए जब यूएनएचआरसी के द्वारा, तो यूनाइटेड स्टेट ने, अमेरिका ने इस संस्था को छोड़ दिया था। सही सुन रहे हैं आप? फिर बाद में इसको ज्वाइन किया है। तो अब आप समझ सकते हैं जिसको जो यूएनएचआरसी का सबसे बड़ा फंडर कौन है, तो अमेरिका ही है। यूनेस्को का सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन करता है, तो अमेरिका ही करता है। यूएन के सबसे ज़्यादा फंडिंग कौन करता है, तो अमेरिका ही करता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो ये सब कहने की बातें हैं, इसका कुछ परिणाम तो निकलने जाना है नहीं, क्योंकि यूएन के पास कुछ पावर तो है नहीं। एक सवाल और नोट कर लीजिएगा, अगर आपको मेंस देना हो इस बार, तो यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता करंट परिप्रेक्ष्य में इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और यूएनएचआरसी के परिप्रेक्ष्य, जो यूएनएचआरसी है इसका काम और ये किस प्रकार से काम नहीं कर पा रही, इसके समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं, युद्ध को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके अलावा और कौन से हैं। तो और है आपका जो ह्यूमन माइग्रेशन होता है वॉर के कारण, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पूछा जाए। वॉर क्राइम क्या होता है, किस प्रकार से वॉर क्राइम को डिफाइन किया गया दुनिया भर में, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों पर ज़रूर ध्यान में रखिएगा जब आप एग्जाम देने जाएँ। 69 बीपीएससी मेंस तो मैं कह रहा हूँ, इन सब टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। आईआर में ज़रूरी नहीं कि देश के रिलेशन ही पूछे जाएँ, भारत अमेरिका ही पूछा जाएगा। ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं एवरग्रीन, जिनसे सवाल पूछ ले जाएंगे और हद से ज़्यादा चर्चा में है पिछले 1 से 1.5 साल से ही। ओके, चलिए देखते हैं यूएनएचआरसी क्या है और किस प्रकार का संगठन है, कैसे काम करती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है ये निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकार को प्रचार व संरक्षण को मजबूत करने हेतु जिम्मेवार है ये। और किसके लिए जिम्मेदार है, तो मानवाधिकार को प्रचार व संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। आपको लग रहा है कि ये अपना काम सही से कर रही है या करने की शक्ति है इसके पास में? हर चीज़ को ऐसे ही तौला कीजिए कि क्या इसके पास जो इसको करना चाहिए वो कर रही है। आप देखिए, नज़र घुमाकर सूडान से लेकर आप देखिए पूरे अफ्रीका में क्या मचा पड़ा है, और रूस में देखिए, रूस यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, इजराइल हमास के बीच में क्या हो रहा है। देखिए जरा नज़र घुमा के, कहाँ पर आपको वायलेशन नहीं दिखता ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, ये भी आपको डाउट होगा। म्यांमार में क्या हो रहा है, ज़रा जाकर देखिए क्या हो रहा है। इस परिषद का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया। इससे पहले कौन सा था, मानवाधिकार पर था संयुक्त राष्ट्र का आयोग, उसकी जगह पर कौन सा है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल आई।
मानवाधिकार हेतु उच्चायुक्त का कार्यालय OHCHR मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। OHCHR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कभी आपने ये सोचा है कि स्विट्जरलैंड में सारे मुख्यालय क्यों होते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे तटस्थ देश है और सबसे खुशी वाले देशों में से एक है। सबसे ज़्यादा हैप्पी लोग रहते हैं यहाँ पर, खुश रहते हैं, अमीर भी रहते हैं और ये दुनिया के सबसे तटस्थ है। UN का भी मेंबर नहीं था ये देश, किसी गुट का मेंबर नहीं है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। आपका पैसा आप आके रख लीजिए, मुझे नहीं मतलब आप कहाँ से पैसा लेकर आए हैं। और UN का मेंबर ये 2000 ईस्वी के बाद बना है। आप इमेजिन कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया पर अटैक हुआ था, स्विट्जरलैंड पर अटैक नहीं हुआ था। ना तो ये उसका हिस्सा बना था, ना इसके पास आर्मी है, ना कुछ है। सही सुन रहे हैं आप, इसके पास आर्मी तक नहीं है अपनी। और सबसे खुश देशों में से एक है ये। इसके अलावा क्या है, ये सबसे तटस्थ है, ना अमेरिकी गुट में ना रूसी गुट में, सब इसके लिए समान है। UN तक का मेंबर नहीं था। मैं बार बार जब ये कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि UN तक का मेंबर नहीं था। कौन? तो ये स्विट्जरलैंड। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सदस्य क्या है, इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ मिलकर हुआ है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ व मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण भागीदार राज्यों के योगदान के साथ इस संदर्भ में उनके द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं व प्रतिबद्धताओं को भी ध्यान में रखता है। जो खुद से ही आपने सेल्फ कमिटमेंट कर लिया कि भाई हम UNHR से हम मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसी को बस द्वारा ये चलता है। इसके पास कोई ऐसा खास तौर पर शक्ति नहीं दी गई है इसको। परिषद के सदस्य समान भौगोलिक वितरण पर आधारित हैं। इनकी सीटों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। अफ्रीकी देश से 13 सीटें हैं, एशिया प्रशांत से 13 सीटें हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश के 8 सीटें हैं, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के 7 सीटें हैं, पूर्वी यूरोपीय देशों के 6 सीट हैं। इतू सा यूरोप में 7, 6, 13 सीट है, उतने बड़े अफ्रीका में भी 13 सीट है। आप देख सकते हैं इसकी स्थिति क्या ही है। परिषद सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और लगातार 2 कार्यकाल की सेवा के बाद कोई भी सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है। लगातार 2 बार अपने कार्यकाल में हो सकते हैं, उसके बाद आपको कार्यकाल बदल दिया जाएगा, किसी और देश को उस क्षेत्र से चुना जाएगा। प्रक्रिया व तंत्र क्या है? सार्वभौमिक अवधि समीक्षा, सार्वभौमिक अवधि संचय यानी कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, UPR सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में मानवाधिकार स्थितियों का आकलन का कार्य करता है। इसका ही काम होता है कि भाई सभी देशों में जो सदस्य देश हैं उनमें मानवाधिकार का उल्लंघन किस प्रकार से हो रहा है, उसका आकलन कौन करता है? तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के द्वारा किया जाता है। सलाहकार समिति है, एडवाइजरी कमेटी है इसका एक। यह परिषद के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक का कार्य क्या होता है? मतलब मुख्य रूप से सलाहकारी काम करता है, एडवाइस देता है परिषद को कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये नहीं करना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए, यहाँ पर नहीं देखना चाहिए। ये सब काम कौन करता है? जैसे नीति आयोग भारत सरकार का मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, उसी प्रकार से ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। इसे विषयगत मानवाधिकार मुद्दों पर विशेषज्ञ और सलाह प्रदान करता है। शिकायत प्रक्रिया भी है कि यह लोगों और संगठन को मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों को परिषद को ध्यान में लाने की अनुमति देता है और यही इसका मुख्य रूप से काम होता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ विशेष प्रक्रिया, ये विशेष प्रतिवेदक, साथ में विशेष प्रतिनिधि, स्पेशल रूप से कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटर होते हैं, स्वतंत्र विशेषज्ञ है ना, कार्य समूहों से बने होते हैं जो विशिष्ट देशों में विषयगत मुद्दों या मानवाधिकार की स्थितियों की निगरानी करते हैं, जांच करते हैं, सलाह और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने का कार्य भी कौन करते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया के द्वारा ये सब काम किया जाता है। मुद्दे कौन है? सदस्यता संबंधित मुद्दे हैं कि भाई सदस्यता जो है कुछ आलोचकों के लिए परिषद की सदस्यता की संरचना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिनमें कभी कभी ऐसे देश भी शामिल होते हैं जिन्हें व्यापक मानवाधिकार हनन करने वाले देश के रूप में भी जाना जाता है। पाकिस्तान इसका सदस्य हो जाता है और रूस इसका सदस्य हो जाता है। इसके साथ मजाक होता है, प्रैंक किया जाता है। अभी सोचिए कि जाकर वहाँ पर इजराइल इसका सदस्य हो जाए, जिस इजराइल पर इतने ज़्यादा वायलेशन के अस्पताल तक को बॉम्ब किया है उन्होंने। आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार का युद्ध छेड़ा हुआ है। वो जाकर किसके सदस्य हो जाते हैं? तो UNHRC के सदस्य हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस व वेनेजुएला जैसे मानवाधिकार हनन के आरोप के बावजूद इस परिषद में शामिल हैं। जिस पर आरोप है वही इसमें बैठे हुए हैं, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। असंगत फोकस, ज्ञात हो कि 2018 में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बाहर हो गया था क्योंकि उसका मानना था कि परिषद द्वारा इजराइल के विरुद्ध असंगत रूप से कार्य किया जा रहा है। ज्ञात हो कि परिषद ने इजराइल के विरुद्ध अब तक सबसे अधिक संख्या में प्रस्ताव पारित किए हैं। इस परिषद ने आज तक सबसे ज़्यादा प्रस्ताव किसके खिलाफ पारित किए हैं? इजराइल के खिलाफ पारित किए हैं। इसलिए US इससे अलग हो गया था 2018 में। ट्रंप महोदय थे उस समय, शायद हाँ ट्रंप ही थे, और फिर से इसमें क्या हो गया तो अब अमेरिका शामिल हो गया है, अभी फिर से शामिल हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर कुछ आरोप भी लगते हैं, कुछ मुद्दे भी हैं। जिस पर उल्लंघन का आरोप है वही इसका सदस्य बना हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना बढ़िया काम कर रहा होगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, है ना। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है, मैं देखता हूँ कि आप में से कितने लोग इसको जोड़ पाते हैं, इसको कहाँ से जोड़ना है।
अनइम्पेंडेड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाइटल, राजनाथ सिंह जी ने बोला है। आसियान की मीटिंग हो रही थी और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, उसी में बोला है इन्होंने। अब आप जोड़िए, इसको कहाँ से जोड़ सकते हैं मैं ज़रा देखता हूँ कितने लोग जोड़ पा रहे हैं। इन्होंने क्यों बोला होगा आसियान का, ज़रा सा लोकेशन आप पता कीजिए कहाँ पर है, और उसके साथ साथ में आप ज़रा सोचिएगा कि क्यों मैंने ये बोला है आपको जोड़ने के लिए, क्यों बोला है। देखिए आसियान का लोकेशन कहाँ पर है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और उसके साथ ही यहाँ पर दक्षिण चीन सागर है जिस पर चीन अपना आधिपत्य जमाता है। और आसियान के जितने देश हैं उसमें से मैक्सिमम देशों का दक्षिण चीन सागर के साथ सीमा लगता है, उसमें से बहुत सारे देशों का या सीमा नहीं भी लगता है तो उनके लिए इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। तो वहाँ से आबाद नेविगेशन अभी भी बाधित है। चीन कई बार रोक लेता है, कई बार अरेस्ट कर लेता है, कई बार नौकाओं को पकड़ कर रख लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना क्षेत्र मानता है। तो भारत सरकार का जो आसियान के साथ बैठक था उसमें इन्होंने बोला है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समुद्री क्षेत्र से स्वतंत्र आबाद रूप से आना जाना। इसको लेकर यूएन क्लॉज कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत ये अनिवार्य किया गया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। इसको लेकर क्लॉज हैं, लॉ भी बनाए गए हैं इसको लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर। तो पहली बात तो ये शब्दावली ध्यान में रखिएगा, और दूसरी चीज़ कि मैं आपको आसियान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और आसियान के साथ हमारे बहुत सारे ट्रेड के रिलेशन हैं। ट्रेड के अलावा हमने जगह जगह पर जहाँ पर भी संभव हो पाया है समुद्री क्षेत्रों में भी हम मिलकर काम करते हैं। कई सारे डिफेंस के भी इशू हैं, टेरर पर भी एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आसियान देशों के साथ हमारा रिलेशन हमेशा से ही अच्छा रहा है। आसियान में कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं। क्या किसी आसियान के देश के साथ हमारी सीमा लगती है, तो बिल्कुल, म्यांमार भी आसियान का एक सदस्य है। आसियान दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमिक रूप से संस्थाओं में से एक है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं तो वही मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन मुख्य रूप से मैं क्या कह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल संगठन में से एक है, जो हमेशा जो कमिटमेंट करती है उसके हिसाब से काम करती रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। मुख्य रूप से और क्या मुद्दा है कि आसियान देशों के बीच में आपस में कोई ऐसा बड़ा कन्फ्लिक्ट का इशू नहीं है। कुछ इशू है इनमें, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कन्फ्लिक्ट का इशू नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान जो है ये दोनों किसके सदस्य हैं, तो एससीओ के सदस्य हैं। भारत और चीन भी एससीओ के सदस्य हैं, लेकिन एससीओ जो है संगठन, इसमें जो आपस में सदस्य हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन नहीं है, भारत चीन का अच्छा रिलेशन नहीं है उतना, लेकिन ये सब एक संगठन के सदस्य हैं। इस तरह की जो विवाद हैं ये आसियान देशों में नहीं पाए जाते हैं सामान्य तौर पर। शांतिप्रिय और अच्छे देश हैं, इकोनॉमिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देश हैं और इकोनॉमिक हब भी हैं दुनिया में। इंडो पैसिफिक इलाकों में आते हैं ये। इंडो पैसिफिक इलाके की जान है कौन से, तो आसियान के ये 10 देश। एशियन टाइगर्स भी इसमें से कई सारे हैं जिनका इकोनॉमी ज़्यादा बूम कर गया था, इसलिए उनको एशियन टाइगर्स की भी संज्ञा दी गई थी। चलिए देखते हैं आसियान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ कि भारत के लिए आसियान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भारत को अगर चीन को टैकल करना होगा तो भारत के लिए ज़रूरी है। और आसियान के लिए भारत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आसियान को अगर चीन को टैकल करना है तो भारत उसके लिए ज़रूरी है। किसी एक इकोनॉमी के साथ उसको जुड़ना ही पड़ेगा। जो चीन है उसकी सोच विस्तारवादी है, वो चीज़ों पर आधिपत्य जताता है, जबकि भारत चीज़ों पर सहयोग जताने की कोशिश करता है। यही दोनों में अंतर होता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, फिलीपींस है। ये 10 देश हैं किसके सदस्य, तो आसियान के सदस्य हैं। मैक्सिमम आपको इसमें क्या दिखेंगे, तो मैक्सिमम आपको आइलैंड वाले देश दिखेंगे। फिलीपींस देख लीजिए, ब्रुनोई देख लीजिए, छोटा सा है ये। इंडोनेशिया देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगापुर एक छोटा सा डॉट के बराबर है, एक सिटी है बस। और यहाँ पर कोलंबिया है और एक लाओस है यहाँ पर। उसके अलावा से यहाँ पर आपको दिखेगा म्यांमार जो अपने बगल में, फिर थाईलैंड भी आपको दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आसियान 10 देशों का समूह है जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। इसके सदस्य ये रहे। आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था। आसियान देश हिंद प्रशांत के क्षेत्रीय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मिलन बिंदुओं पर स्थित हैं, जो आसियान के क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति दोनों के लिए केंद्र बिंदु है। जो मलक्का का जल संधि आप देखते हैं, मलक्का की जल संधि से चीन की इकोनॉमी चलती है, जापान की भी इकोनॉमी चलती है, क्योंकि सारा तेल लेकर अरबियन देश से किसके थ्रू जाते हैं ये लोग, तो मलक्का की जल संधि के थ्रू ही जाते हैं, समुद्र पार करके, जो आपको सिंगापुर में और नीचे जो इंडोनेशिया है उसके बीच से गुजरता हुआ दिखता है मलक्का की जल संधि। ओके, भारत और आसियान के बीच में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आर्थिक सहयोग है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप आईआर के आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरह के पॉइंट लिखा कीजिए। भारत ने आसियान के साथ 2009 में वस्तुओं पर और वर्ष 2014 में सेवाओं पर एवं निवेश पर एक मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है आसियान देश के साथ, आसियान संगठन के साथ भारत का। भारत और आसियान ने एक संयुक्त वक्तव्य भी अंगीकार किया है, जहाँ मौजूद रणनीतिक भागीदारी
रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भारत सरकार ने किसके साथ साइन किया हुआ है? तो ये भारत सरकार ने आसियान देशों के साथ घोषणा भी की गई है इसकी। शांति और सुरक्षा, दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, हिंद प्रशांत शब्द वो यूज करते हैं, एशिया पैसिफिक यूज नहीं करते हैं। इंडो पैसिफिक जब बोला है तो भारत की महत्ता को स्वीकार किया जाता है इस क्षेत्र में, इसको ध्यान में रखिएगा। चीन हमेशा इस चीज़ का विरोध करता है कि इसको इंडो पैसिफिक नहीं बोलना चाहिए, जबकि अमेरिका, भारत और आसियान जैसे देश हैं, रूस भी है इसमें, जो इस चीज़ को समर्थन करते हैं कि नहीं, इसको इंडो पैसिफिक बोलना चाहिए। ओके। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और हवाई क्षेत्रों से उड़ान भर सकने की स्वतंत्रता बनाए रखने, उसे बढ़ावा देने के महत्व को बढ़ाता है। और यही क्या कहलाता है? राइट टू नेविगेशन। राइट टू नेविगेशन इसी चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। जब हमने राइट टू नेविगेशन की बात की तो हमने कहीं पर निशाना, कहीं पर तीर लगाया, तो तीर था हमारा चीन के तरफ में, निशाना भी उसी के तरफ में था, लेकिन हम बात किससे कर रहे थे? आसियान से कर रहे थे कि राइट टू नेविगेशन होना चाहिए। जब हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं, यूएन क्लॉज की चर्चा करते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन का जो लॉ बनाया गया है सी पर लेकर, समुद्र को लेकर, उसका पालन होना चाहिए। तो ये किसकी बात हम कर रहे होते हैं दरअसल में? तो दरअसल हम दक्षिण चीन सागर की बात कर रहे होते हैं। वित्तीय सहायता, भारत आसियान भारत सहयोग कोष भी एक बनाया गया है। आसियान भारत ग्रीन फंड जैसे विभिन्न तंत्र के माध्यम से भारत आसियान देशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। कनेक्टिविटी और संपर्क, भारत से इस क्षेत्र में भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय। देखिए भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसको हम लोग सड़क के थ्रू कहाँ से जोड़ रहे हैं? तो थाईलैंड से जोड़ रहे हैं, और समुद्र के थ्रू भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कि भारत में आप गाड़ी लेकर बैठे और डायरेक्ट सिंगापुर चले जाएँ तो पॉसिबल है भाई जाना, क्योंकि लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी है, लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। दूरी किस चीज़ का है? दूरी है पॉलिटिकल सीमाओं का। दूर ज्योग्राफिकल रूप से हम दूर नहीं है ज़्यादा, बहुत पास में है अपने यहाँ से, है ना। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो डायरेक्ट सड़क के थ्रू अगर आयात निर्यात होना शुरू हो गया तो क्या होगा? ये भारत के लिए बेहतर होगा। और आपको पता होगा कि लुक ईस्ट नीति किसने शुरू किया था? तो नरसिम्हा राव जी ने शुरू किया था 1991 में। और मोदी जी ने इसको क्या नाम दिया? तो एक्ट ईस्ट नीति का दिया नाम, एक्ट। उन्होंने बोला था पूर्व की ओर देखो, इन्होंने बोला पूर्व की तरफ में अब काम करो। देख बहुत लिया हमने। लुक ईस्ट में कल्चरल रूप से हम एक होंगे, इसकी बात नहीं की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक मुद्दा पर बता रहा हूँ। जबकि एक्ट ईस्ट में मोदी जी ने बोला कि जब हम कल्चरल रूप से भी एक ही हैं, वही बौद्ध धर्म, वही रामायण, वही सब कुछ वहाँ पर भी प्रैक्टिस किया जाता है, और अपने यहाँ भी वही चीज़, बौद्ध धर्म तो है ही, और मलेशिया जैसे इस्लामिक देश भी हैं, तो क्या हो गया भाई? लेकिन कल्चरल रूप से हम बहुत ज़्यादा निकट हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमने बोला कि हम कल्चरल रूप से भी एक दूसरे देशों को हम करीब में लाएंगे। ये किसका है? तो ये है आपका एक्ट ईस्ट नीति का एक भाग है, कल्चरल रिस्पेक्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। जबकि लुक ईस्ट में केवल इकोनॉमिक रूप से हम एक होंगे, इसकी बात की गई थी। तो ये अंतर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही डीप जाके मैंने अंतर बताया है आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत और देखिए यहाँ पर कलादान मल्टी मॉडल परियोजना जैसी कई कनेक्टिविटी परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। भारत और आसियान देशों ने हाल ही में कंबोडिया में आयोजित 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की व्यापक रणनीतिक भागीदारी स्थापित कर अपने संबंधों को एक नई ऊर्जा प्रदान की। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने भागीदारी आसियान के साथ कर लिया है। आसियान संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या है? प्रादेशिक विवाद है इसमें, जिस उदाहरण के दक्षिण चीन सागर विभिन्न क्षेत्रों पर चीन के दावों के विरुद्ध ब्रुनोई, दारुसलाम और मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के भी अलग अलग प्रतिस्पर्धी के दावे मौजूद हैं। हिंद प्रशांत प्रतिद्वंद्विता भी है। लंबे समय से चीन को प्राथमिक आर्थिक भागीदार व अमेरिका को प्राथमिक सुरक्षा गारंटर के रूप में देखना आसियान संतुलन के केंद्र में रहा है। आसियान हमेशा से ही चीन के काफ़ी करीब रहा है, इसलिए भारत के साथ संबंधों को लेकर उसको चुनौती रहती ही है। और स्थिर भू अर्थशास्त्र भी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव व भू आर्थिक परिणाम उत्पन्न कर रहा है, जहां व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला प्रतिष्ठा के मुद्दे चरम पर हैं, और इसके कारण से भी वहां पर कुछ न कुछ चुनौतियां बन रही हैं। भारत और आसियान के बीच में चुनौती भी है। आसियान देशों के साथ विभिन्न द्विपक्षीय सौदों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं हम। जैसे RCEP, ये किसने बनाया था? तो ये आसियान और कुछ देशों का संगठन है, आसियान प्लस का। आसियान प्लस में कौन कौन से देश आते हैं? तो उसमें आता है अमेरिका बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन आते हैं। तो ये सब RCEP में शामिल है, लेकिन हम RCEP में शामिल नहीं हुए थे। तो ये भी एक मुद्दा है कहीं ना कहीं, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है कि चिकनगुनिया का पहला जो आपका वैक्सीन है, चिकनगुनिया आपने रोग सुना होगा, और इसका जो पहला वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी गई है। उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते, उसका नाम क्या है तो, और वो किस प्रकार से काम करेगा, किन लोगों पर इफेक्ट ज़्यादा होता है, किस प्रकार से, किसने बनाया है उसको, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दुनिया को मिला चिकनगुनिया का पहला टीका। अमेरिका के FDA ने इक्चिक
क्या लिखा हुआ है, इक्सिक को दी मंजूरी, यही टीके का नाम है। इस टीके का नाम को जरूर ध्यान में रखिएगा। दुनिया को चिकनगुनिया का पहला टीका मिल गया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चिकनगुनिया के पहले टीके को इक्सिक को मंजूरी दे दी है। 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इस टीके को मंजूरी मिली है। FDA ने कहा है कि 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को चिकनगुनिया का खतरा ज़्यादा होता है, और 18 वर्ष से ज़्यादा की अगर आपकी उम्र हो गई होगी तभी तो देख रहे हो। बच्चा कोई क्यों देखेगा, 18 साल से कम के तो बच्चे ही होते हैं। 18 साल या उससे अधिक उम्र के उन लोगों के लिए अप्रूव किया गया है। जो मंजूरी एक अधूरी मेडिकल जरूरत को पूरा करने की दिशा में अहम कदम होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो रोकथाम का काम करेगी, जिसका उपचार भी अभी पूरा नहीं हो सकता था। देखिए, इसका उपचार पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और अब तो इसका वैक्सीन ही बन गया है। तो वैक्सीन बनने से क्या होगा कि ये फैलेगा नहीं। चिकनगुनिया की बीमारी मच्छरों को काटने से फैलती है। इस बीमारी में बुखार, जाड़े का दर्द, सिर दर्द, जोड़ों में सूजन होती है, स्किन पर दाने आ जाते हैं। बीते कुछ सालों में ये बीमारी तेजी से फैली है। FDA ने बताया कि चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण होने के बाद बुजुर्गों और उपचाराधीन मरीजों को लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। वैक्सीन की दी जाएगी एक डोज, और एक डोज दी जाएगी। इक्सिक वैक्सीन यूरोप की वेलनेवा कंपनी बनाएगी। इक्सिक वैक्सीन जो है, और ये किसके द्वारा बनाई जाएगी, तो वेलनेवा कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी। वैक्सीन का नाम बड़ा सुंदर रखा है इन्होंने। देखिए क्या रखा है, पढ़िए जरा एक बार। इसे इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा। इसकी एक डोज दी जाएगी। इस वैक्सीन को उत्तरी अमेरिका में 2 क्लिनिक स्टडीज़ के बाद तैयार किया गया है। क्लिनिकल स्टडीज़ भी इसका हो गया है। एक स्टडी में 18 से ज़्यादा उम्र के 3500 लोगों को इस वैक्सीन की खुराक दी गई। दूसरे अध्ययन में करीब 1000 लोगों को टीका लगाया गया, और उसके बाद उनको थोड़ी सी परेशानी तो जरूर हुई, लेकिन मुख्य रूप से ये वैक्सीन जो है इसको अप्रूव कर दिया है अमेरिका के FDA ने। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका ने इसको अप्रूव कर दिया है। चिकनगुनिया का वैक्सीन बन गया है। कांग्रेचुलेसन। इसी के साथ आज का अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।